हेलो स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है सहसंबंध या इंग्लिश में इसको कोरिलेशन भी कहते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले जानते हैं सहसंबंध का अर्थ, मीनिंग ऑफ कोरिलेशन। ठीक है, देखिए सहसंबंध का अर्थ दो या दो से अधिक चरों को वेरिएबल भी कहते हैं, घटनाओं या वस्तुओं के पारस्परिक संबंध से है। शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में अनेक अनुसंधानों में कार्यकरण संबंध का बहुत अधिक महत्व है। दो चरों में कार्यकरण संबंध तथा सहसंबंध दोनों अलग अलग बातें हैं। ठीक है, तो सहसंबंध क्या होता है? दो या दो से अधिक चरों में जो संबंध होता है। ठीक है, अब कार्यकरण और जो सहसंबंध है दोनों क्या अलग अलग बातें हैं। जैसे समायोजन और शैक्षिक उपलब्धि में धनात्मक सहसंबंध प्राप्त होता है, क्योंकि जो समायोजन जो व्यक्ति कर लेते हैं उनकी शैक्षिक उपलब्धि क्या होती है? अच्छी होती है। तो ये क्या धनात्मक सहसंबंध होता है। तो इसका अर्थ यह नहीं कि समायोजन शैक्षिक उपलब्धि का कारण है। तो इसका अर्थ ये नहीं समझा जा सकता कि जो समायोजन है वो शैक्षिक उपलब्धि का कारण है। इस उच्च संबंध से केवल यह ज्ञात होता है कि समायोजन और बुद्धि में धनात्मक सहसंबंध है। मतलब जो समायोजन और बुद्धि है उसमें क्या है? धनात्मक सहसंबंध है। सिर्फ ये पता चलता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे सहसंबंध की परिभाषाओं की। पहली लेते हैं फर्ग्यूसन के अनुसार सहसंबंध का उद्देश्य दो चरों में पाए जाने वाले संबंध की मात्रा का पता लगाना होता है। फर्ग्यूसन ने क्या कहा? सहसंबंध का उद्देश्य दो चरों में पाए जाने वाले संबंध की मात्रा का पता लगाना होता है। मतलब क्या? संबंध की मात्रा का पता लगाना ही क्या होता है? सहसंबंध होता है। नेक्स्ट परिभाषा है लैथराप के अनुसार सहसंबंध दो चल राशियों में पाए जाने वाले संयुक्त संबंध की ओर संकेत करता है। लैथराप ने कहा है कि जो दो चल राशियों में जो संबंध पाया जाता है, जो संयुक्त संबंध, उसकी ओर संकेत करता है। नेक्स्ट परिभाषा लेते हैं डाउनी और हित के अनुसार सहसंबंध मूल रूप से दो चरों का संबंध की माप है। जो सहसंबंध होता है, दो जो मूल चर होते हैं उनका क्या है? सिर्फ ये माप है। नेक्स्ट पॉइंट है उपयुक्त के आधार पर कहा जा सकता है कि सहसंबंध वह माप है जिसके द्वारा दो या दो से अधिक चरों में संयुक्त संबंध का ज्ञान होता है। अब ये जो परिभाषा है इनके आधार पर एक कथन बनाया जा सकता है कि कहा जा सकता है कि सहसंबंध वह माप है जिसके द्वारा दो या दो से अधिक चरों में संयुक्त संबंध का ज्ञान प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब जानते हैं सहसंबंध के प्रकार, काइंड्स ऑफ कोरिलेशन। ठीक है, सहसंबंध क्या दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। ठीक है, पहला कौन सा है? मात्रात्मक, दूसरा है गुणात्मक। अब जो मात्रात्मक सहसंबंध है इसको आप धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य सहसंबंध में विभाजित कर सकते हैं, और जो गुणात्मक सहसंबंध है उसको रेखीय और वक्रात्मक सहसंबंध में विभाजित करते हैं। फिर से देख लीजिए, जो सहसंबंध के प्रकार हैं तो क्या है? कितने हैं? दो हैं। ठीक है, कौन कौन से? मात्रात्मक और गुणात्मक। और मात्रात्मक को क्या करेंगे? आप तीन भागों में विभाजित कर सकते हैं, धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य। और गुणात्मक को रेखीय या वक्रात्मक सहसंबंध में विभाजित कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए धनात्मक सहसंबंध या पॉजिटिव कोरिलेशन क्या होता है। पहला पॉइंट है जब दो चरों में एक चर की मात्रा में वृद्धि हो तब दूसरे चर की मात्रा में भी वृद्धि हो, अथवा एक चर की मात्रा घटने पर दूसरे चर की मात्रा भी घटे, तब इस स्थिति में दो चरों में धनात्मक सहसंबंध पाया जाता है। देखो, जैसे एक चर की मात्रा को बढ़ाएं तो क्या हुआ? दूसरे चर की मात्रा भी बढ़ जाए, या एक चर की मात्रा घटाएं तो दूसरे चर की मात्रा भी घट जाए। मतलब एक बढ़े तो दूसरा बढ़े, एक घटे तो दूसरा घटे। जब ऐसा जो संबंध होता है वो क्या होता है? धनात्मक सहसंबंध होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, जैसे उदाहरण लेते हैं बुद्धि लब्धि और शैक्षिक उपलब्धि में धनात्मक सहसंबंध है, क्योंकि जैसे जैसे विद्यार्थियों की बुद्धि लब्धि की मात्रा बढ़ती जाती है शैक्षिक उपलब्धि में भी वृद्धि होती जाती है। अगर किसी बच्चे की बुद्धि लब्धि अधिक है तो उसकी शैक्षिक उपलब्धि भी क्या होगी? अच्छी होगी या अधिक होगी। तो इनमें क्या है आपका? चूंकि एक बढ़ा तो दूसरा भी बढ़ रहा है, तो क्या हुआ? धनात्मक सहसंबंध होगा। नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं, जब सहसंबंध की समान दिशा होती है तब दोनों चरों में धनात्मक सहसंबंध होता है। इसका अर्थ यह है कि जब एक चर की मात्रा बढ़े तो दूसरे चर की मात्रा भी बढ़े, और जब एक चर की मात्रा घटे तो दूसरे चर की भी मात्रा घटे। अब यहाँ पे समान दिशा का मतलब यही है कि जब एक चर की मात्रा बढ़े तो क्या हो? दूसरे चर की मात्रा बढ़ जाए। ठीक है, एक ही दिशा में हो गया। एक चर की मात्रा घटे तो दूसरे चर की मात्रा भी घट जाए। तो जब ऐसा इस प्रकार का संबंध होता है तो क्या समान दिशा संबंध बोलते हैं, और ये क्या होता है? धनात्मक होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पूर्ण धनात्मक सहसंबंध का देखिए ग्राफ कैसे बनता है। पहला पॉइंट इसमें देख लीजिए, मनोविज्ञान और शिक्षा में दो चरों में पूर्ण धनात्मक सहसंबंध बहुत कम प्राप्त होता है। जो शिक्षा मनोविज्ञान की अगर बात करें इसमें पूर्ण जो धनात्मक सहसंबंध बहुत कम प्राप्त होता है। हालांकि धनात्मक सहसंबंध या उच्च धनात्मक सहसंबंध हमेशा प्राप्त हो सकता है। अब देखिए कोई ग्राफ बना हुआ आपका, ठीक है, ये गणित के आपके प्राप्तांक दिए हुए हैं, ठीक है, और नीचे आपके इसमें विज्ञान के प्राप्तांक दिए हैं, विज्ञान,
ठीक है, ये विज्ञान के प्राप्तांक दिए हुए हैं। तो अब प्रायः देखते हैं जो जिसकी गणित अच्छी होती है, ठीक है, उसकी विज्ञान भी अच्छी होती है। तो ऐसा जो संबंध प्राप्त होगा क्या होगा, वो पूर्ण धनात्मक सहसंबंध प्राप्त होगा। और ऐसा ग्राफ क्या होगा, पूर्ण धनात्मक सहसंबंध का ग्राफ होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे हम ऋणात्मक सहसंबंध की, निगेटिव कोरिलेशन की। पहला पॉइंट है ऋणात्मक सहसंबंध वह सहसंबंध है जिसमें जब एक चर की मात्रा बढ़ती है तो दूसरे चर की मात्रा घटती है। इसी प्रकार जब एक चर की मात्रा घटती है तो दूसरे चर की मात्रा बढ़ती है। मतलब एक बढ़े तो दूसरा घटे, और जब दूसरा घटे तो एक क्या हो, बढ़े। मतलब अपोजिट सहसंबंध है, इसमें ऋणात्मक सहसंबंध है। ठीक है, तो ऐसा सहसंबंध क्या होता है, ऋणात्मक या निगेटिव सहसंबंध कहलाता है। जैसे गति और परिशुद्धता में ऋणात्मक सहसंबंध होता है। यह देखा गया कि जब गति बढ़ती है तो परिशुद्धता कम हो जाती है। जब हम कोई काम बहुत जल्दी जल्दी करते हैं या गति से करते हैं तो शुद्धता उसमें अपने आप से कम हो जाती है। यानी गति बढ़ी तो परिशुद्धता क्या हुई, घटी। ठीक है, तो ये अपोजिट हो गया। तो ये कैसा संबंध हो गया, ऋणात्मक सहसंबंध हो गया। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। जब सहसंबंध की विपरीत दिशा होती है तब ऋणात्मक सहसंबंध होता है। इसका अर्थ यह है कि जब एक चर की मात्रा बढ़े तो दूसरे चर की मात्रा घटे, तथा जब दूसरे चर की मात्रा बढ़े तब पहले चर की मात्रा घटे। जब भाई ऋणात्मक सहसंबंध या विपरीत सहसंबंध इसी को कह सकते हैं, क्योंकि जब एक चर की मात्रा बढ़ रही है तो दूसरे चर की मात्रा घट रही है, और जब दूसरे चर की मात्रा घट रही है तो पहले चर की मात्रा बढ़ रही है। दोनों अपोजिट है, यानी क्या, विपरीत दिशा सहसंबंध है। और यही संबंध क्या, ऋणात्मक सहसंबंध कहलाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे पूर्ण ऋणात्मक सहसंबंध का ग्राफ कैसे बनेगा। तो ये जो पूर्ण ऋणात्मक सहसंबंध है शिक्षा मनोविज्ञान बहुत कम पाया जाता है। ठीक है, अब देखिए जैसे ये गति का और परिशुद्धता ग्राफ बना रहे हैं। ये गति है आपकी, ठीक है, और ये क्या है, परिशुद्धता है। तो जब आपकी गति बढ़ेगी तो परिशुद्धता क्या होगी, नीचे की तरफ आएगी, कम होगी। तो ऐसा सहसंबंध क्या हो जाएगा, ये पूर्ण ऋणात्मक सहसंबंध इसमें प्राप्त हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे शून्य सहसंबंध की या जीरो कोरिलेशन की। पहला पॉइंट लेते हैं। जब एक चर की वृद्धि या कमी का दूसरे चर की कमी या वृद्धि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता तो इस प्रकार के सहसंबंध को शून्य सहसंबंध कहा जाता है। जैसे दो चर हैं, एक चर का बढ़ाएं तो दूसरे चर में कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, या दूसरे चर को घटाएं तो पहले चर में कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। तो इसमें क्या, एक दूसरे से चर प्रभावित नहीं हो रहे हैं। तो ऐसा संबंध क्या कहलाएगा, शून्य सहसंबंध कहलाएगा। जैसे शरीर की लंबाई का शैक्षिक उपलब्धि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। भाई कोई लंबा है तो उसकी बुद्धि से उसका कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, यानी कि अगर लंबाई बढ़ रही है तो बुद्धि बढ़ेगी या घटेगी, ऐसा कुछ भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि दोनों में कोई भी संबंध नहीं है। तो ऐसा संबंध क्या कहलाएगा, शून्य सहसंबंध कहलाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, इसी प्रकार गणित के प्राप्तांक और इतिहास के प्राप्तांकों में भी शून्य सहसंबंध होगा, क्योंकि गणित के प्राप्तांकों का इतिहास के प्राप्तांकों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अभी गणित में किसी के अच्छे अंक आ रहे हैं उससे इतिहास का कोई मतलब नहीं है, इतिहास में किसी के कम अंक आ रहे हैं उसमें गणित का कोई मतलब नहीं है। तो इसका मतलब दोनों की जो संबंध क्या होगा, शून्य सहसंबंध होगा, जीरो कोरिलेशन होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए शून्य जो सहसंबंध होता है उसका ग्राफ कैसे बनता है। देखिए ये आप देख लीजिए, ये अपनी दिशा में जा रहा है कोई चीज़ और दूसरी चीज़ अपनी दिशा में जा रही है, उसमें कोई भी ग्राफ आपका नहीं बन रहा है। तो ऐसा ग्राफ क्या कहलाएगा, शून्य सहसंबंध का ग्राफ कहलाएगा। अब देखिए इसके संबंध का मापन प्रायः पियर्सन प्रोडक्ट मोमेंट विधि द्वारा किया जाता है और इसे स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। जो शून्य सहसंबंध की गणना होती है वो पियर्सन प्रोडक्ट मोमेंट विधि द्वारा करते हैं और इसे स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए रेखात्मक सहसंबंध क्या होता है, लीनियर कोरिलेशन। पहला पॉइंट है, जब दो चरों में प्राप्तांकों को एक ग्राफ सरल सीधी रेखा के रूप में बने तो उसे रेखात्मक या रेखीय सहसंबंध कहते हैं। ठीक है, जब हमारा ग्राफ क्या एक सरल सीधी रेखा बने। नेक्स्ट पॉइंट है, इस सहसंबंध का मापन प्रायः पियर्सन प्रोडक्ट मोमेंट विधि द्वारा किया जाता है, इसे स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। जब हमारा जो सहसंबंध क्या है, एक सरल सीधी रेखा प्राप्त हो, ठीक है, एक सरल सीधी रेखा प्राप्त होती है तो क्या होता है ऐसा संबंध, रेखात्मक सहसंबंध कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं। अब देखिए वक्रात्मक सहसंबंध या कर्वीलिनियर कोरिलेशन क्या होता है। पहला पॉइंट देखिए इसमें, इस प्रकार के सहसंबंध में एक विशेष सीमा तक दो चरों में धनात्मक सहसंबंध और उसके बाद फिर ऋणात्मक हो जाता है। मतलब एक सीमा तक क्या होगा, विशेष सीमा तक दो चरों के बीच धनात्मक सहसंबंध होगा, उसके बाद फिर क्या होगा, ऋणात्मक सहसंबंध हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, जैसे आयु और स्मरण शक्ति में वक्रात्मक सहसंबंध है, क्योंकि एक निश्चित आयु तक स्मरण शक्ति में वृद्धि होती है फिर धीरे धीरे इसमें कमी हो जाती है। जैसे आयु की और हम स्मरण शक्ति की बात करें तो जब हम छोटे से बड़े हो रहे होते हैं तो हमारी क्या स्मरण शक्ति धीरे धीरे बढ़ती है, फिर एक एज पे आके हमारी स्मरण शक्ति क्या होती है, उसके नीचे घटने लगती है। तो ऐसा सहसंबंध क्या होता है, वक्रात्मक सहसंबंध होता है। नेक्स्ट पॉइंट, इस प्रकार के सहसंबंध का मापन बहुधा स्थान क्रम विधि द्वारा या रैंक डिफरेंस विधि द्वारा गणना की जाती है। जो वक्रात्मक सहसंबंध की गणना कैसे की जाती है, रैंक डिफरेंस मेथड द्वारा या स्थान क्रम विधि द्वारा करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए वक्रात्मक सहसंबंध का ग्राफ कैसे बनता है। आयु और स्मरण शक्ति
तथा ऊंचाई और भार में भी वक्रात्मक सहसंबंध होता है। अगर आयु स्मरण शक्ति की बात करते हैं तो जब आयु बढ़ रही है तो स्मरण शक्ति आपकी क्या है, पहले एक सीमा तक बढ़ेगी, यहाँ तक मान लीजिए बढ़ी, फिर उसके बाद क्या होगा, और आयु बढ़ेगी तो क्या होगी, आपकी स्मरण शक्ति क्या होती है, घटती जाएगी। तो इस तरह का जो ग्राफ आपका बनेगा कैसा होगा, ये वक्रात्मक सहसंबंध का ग्राफ होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये था आपका टॉपिक कोरिलेशन, जिसमें आपने जाना कि परिभाषाएं क्या होती हैं और उसका अर्थ क्या होता है और इसके प्रकार क्या होते हैं। ठीक है, आशा करते हैं आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक यू।